आज होगी चर्चा। कक्षा 11 जीव विज्ञान, अध्याय 7 जानवरों में संरचनात्मक संगठन। बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाओं को विभिन्न कार्यों को करने के लिए ऊतकों में व्यवस्थित किया जाता है। Tissue. समान कोशिकाओं और अंतरकोशिकीय पदार्थों का एक संग्रह जो एक विशिष्ट कार्य करने के लिए एक साथ काम करते हैं। सभी जटिल जानवर सिर्फ 4 बुनियादी ऊतक प्रकारों से बने होते हैं। Organ. एक जीवित जीव में समान और असमान ऊतकों का एक संग्रह जिसे हृदय, फेफड़े, गुर्दे या पेट जैसे एक सामान्य विशिष्ट कार्य करने के लिए व्यवस्थित और अनुकूलित किया गया है। Organ system. अंगों का एक संग्रह जो एक ही कार्य करने के लिए एक साथ काम करता है। प्रत्येक का शरीर में एक विशिष्ट कार्य होता है और यह विशिष्ट ऊतकों से बना होता है। 7.1 Animal tissues. 7.1.1 Epithelial tissues. वे कम अंतरकोशिकीय मैट्रिक्स के साथ घनी पैक कोशिकाएं हैं और इस ऊतक की एक सतह हवा या आंतरिक तरल पदार्थ के संपर्क में है। यह शरीर की सतह को कवर करता है और आंतरिक अंगों और गुहाओं को रेखाबद्ध करता है। यह यांत्रिक चोट, रोगजनकों और निर्जलीकरण के खिलाफ एक बाधा के रूप में कार्य करता है और यह अणु अवशोषण, उत्सर्जन और परिवहन के लिए एक सतह प्रदान करता है। इसे 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, सरल उपकला और स्तरीकृत उपकला। Simple epithelium. कोशिकाओं की एक एकल परत को अंत से अंत तक व्यवस्थित किया जाता है। यह आमतौर पर शरीर की गुहाओं, नलिकाओं और ट्यूबों के लिए एक अस्तर के रूप में पाया जाता है। Stratified or compound epithelium. यौगिक उपकला 2 या 2 से अधिक सेल परतों से बना होता है और हमारी त्वचा में एक सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करता है। Simple epithelium. उनकी संरचना के आधार पर 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, स्क्वैमस, घनाभ और स्तंभ। Squamous epithelium. अनियमित सीमाओं के साथ चपटी कोशिकाओं को एक पतली परत बनाने के लिए व्यवस्थित किया गया, जो सतह के दृश्य में बहुभुज दिखाई देता है। उन्हें उनकी कॉम्पैक्ट संरचना के कारण फुटपाथ उपकला के रूप में भी जाना जाता है, जो फर्श टाइल्स जैसा दिखता है। यह गुहाओं के नाजुक अस्तर जैसे मुंह, अन्न प्रणाली, नाक, पेरिकार्डियम, एल्वियोली और इतने पर, साथ ही रक्तवाहिकाओं के अस्तर का निर्माण करता है। वे एक प्रसार सीमा के गठन और जीभ और त्वचा के आवरण के गठन जैसे कार्यों में शामिल हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम को टूट-फूट को रोकने के लिए त्वचा में कई परतों में व्यवस्थित किया जाता है। Cuboidal epithelium. घन जैसी कोशिकाओं की एक परत जो वर्गों में वर्गों के रूप में दिखाई देती है, लेकिन मुक्त सतह पर हेक्सागोनल होती है। यह गुर्दे की नलिकाओं, थायरॉयड पुटिकाओं और ग्रंथियों में पाया जा सकता है। यह गोनैड्स में जर्मिनल एपिथेलियम के गठन के लिए जिम्मेदार है। यह अवशोषण, उत्सर्जन और स्राव, साथ ही यांत्रिक समर्थन में शामिल है। गुर्दे के नेफ्रॉन के समीपस्थ जटिल नलिका उपकला में माइक्रोविली होती है। उपकला कोशिकाओं की सतह पर, माइक्रोविल्ली उंगली जैसे अनुमान हैं। वे अवशोषण प्रक्रिया में सहायता करते हैं। Columnar epithelium. लंबी, पतली कोशिकाओं की एक पतली परत।
नाभिक तल पर पाए जाते हैं। माइक्रोविली मुक्त सतह पर मौजूद हो सकता है। वे पेट और आंतों के अस्तर में पाए जाते हैं और स्राव और अवशोषण में सहायता करते हैं। Ciliated epithelium. सतह पर महीन बालों की तरह प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ के साथ घनाकार या स्तंभ उपकला। यह नेफ्रॉन, श्वासनली और फैलोपियन ट्यूबों में पाया जाता है। सिलिया एक विशिष्ट दिशा में उपकला में कणों या बलगम को प्रेरित करती है। Glandular epithelium. कोशिकाएं जिन्हें स्रावित करने के लिए संशोधित किया गया है। वे आकार में स्तंभ या घनाभ हो सकते हैं। एक कोशिकीय, वे एकल, पृथक ग्रंथियों की कोशिकाएं हैं, जो आहार नलिका में गोबलेट कोशिकाओं के समान हैं। बहुकोशिकीय, वे लार ग्रंथि के समान ग्रंथियों की कोशिकाओं का एक समूह हैं। एक्सोक्राइन ग्रंथियां नलिकाओं या ट्यूबों के माध्यम से पदार्थों का स्राव करती हैं। लार, बलगम, ईरवैक्स, तेल, दूध, पाचन एंजाइम और अन्य सेल उत्पाद इन ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। अंतःस्रावी, वे नलिकाओं, वाहिनीहीन ग्रंथियों से रहित हैं। उनके उपोत्पादों को हार्मोन के रूप में जाना जाता है और वे सीधे ग्रंथि को घेरने वाले तरल पदार्थ में स्रावित होते हैं। Stratified or compound epithelium. वे बहुस्तरित होते हैं, जिनमें कोशिकाओं की एक से अधिक परतें होती हैं और स्राव और अवशोषण में सीमित भूमिका निभाते हैं। वे मुख्य रूप से यांत्रिक और रासायनिक तनाव से बचाने के लिए काम करते हैं। वे त्वचा की सूखी सतह, ग्रसनी, बुक्कल गुहा की नम सतह, लार ग्रंथि नलिकाओं के आंतरिक अस्तर और अग्नाशयी नलिकाओं पर पाए जा सकते हैं। Junctions. वे विशेष संरचनाएं हैं जो व्यक्तिगत कोशिकाओं को संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से जोड़ती हैं। उन्हें तंग, पालन करने और गैप जंक्शनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। Tight junctions. ये विशेष संरचनाएं हैं जो पदार्थों को एक ऊतक में लीक होने से रोकती हैं। Adhering junctions. एक विशेष संरचना जो पड़ोसी कोशिकाओं को जोड़ती है। Gap junctions. ये विशेष संरचनाएं हैं जो कोशिकाओं को एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देती हैं। वे पड़ोसी कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म को जोड़ते हैं, जिससे आयनों, छोटे अणुओं और बड़े अणुओं के तेजी से हस्तांतरण की अनुमति मिलती है। 7.1.2 Connective tissue. विभिन्न प्रकार के संयोजी ऊतक जटिल जानवरों के शरीर में सभी ऊतकों में सबसे प्रचुर मात्रा में हैं। वे सबसे व्यापक रूप से उपलब्ध भी हैं। वे तथाकथित हैं क्योंकि वे शरीर के ऊतकों अंगों के लिंकिंग और समर्थन में एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। वे विभिन्न रूपों में आते हैं, नरम से लेकर विशेष तक। संयोजी ऊतक कोशिकाओं से बना होता है, जो व्यापक रूप से एक मैट्रिक्स में अंतरिक्ष और एम्बेडेड होते हैं। मैट्रिक्स की प्रकृति ऊतक के कार्य को निर्धारित करती है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में कोशिकाएं, कोलेजन या इलास्टिन नामक संरचनात्मक प्रोटीन का स्राव करती हैं, जो ऊतक को ताकत, लोच और लचीलापन प्रदान करती हैं। कोशिकाओं द्वारा स्रावित संशोधित पॉलीसेकेराइड के संचय के परिणामस्वरूप मैट्रिक्स या ग्राउंड पदार्थ बनता है। ढीले संयोजी ऊतक, घने संयोजी ऊतक,
और विशेष संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के 3 प्रमुख प्रकार हैं। संयोजी ऊतक को भी 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है: संयोजी ऊतक, उचित, कंकाल ऊतक और संवहनी या द्रव ऊतक। Loose connective tissue. एरोलर, एडिपोज और जालीदार ऊतक एक अर्धतरल जमीनी पदार्थ में शिथिल रूप से व्यवस्थित कोशिकाएं और फाइबर होते हैं। Areolar tissue. यह शरीर में संयोजी ऊतक का सबसे आम प्रकार है। यह ऊतक अंगों के अंदर, त्वचा और अंगों के बीच, रक्तवाहिकाओं, नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अक्सर उपकला के लिए एक समर्थन ढांचे के रूप में उपयोग किया जाता है। यह फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज और मस्तूल कोशिकाओं से बना है। फाइब्रोब्लास्ट 2 प्रकार के फाइबर बनाते हैं और स्रावित करते हैं: इनलेस्टिक सफेद फाइबर और लोचदार पीले फाइबर। यह एक अंग में विभिन्न ऊतकों को एक साथ रखता है। यह चोट के बाद शरीर के ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। मस्तूल कोशिकाएं एलर्जी की चिंता हैं। Adipose tissue. यह ऊतक ज्यादातर त्वचा के नीचे पाया जाता है। कोशिकाओं को वसा को स्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एडिपोसाइट्स से बना है, जो वसा ग्लोब्यूल्स से भरे अंडाकार और गोल कोशिकाएं हैं। यह शरीर से गर्मी के नुकसान को रोककर इंसुलेशन के रूप में कार्य करता है। यह वसा के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा के भंडारण में सहायता करता है। यह हृदय, गुर्दे और आंखों की पुतलियों जैसे महत्वपूर्ण अंगों के चारों ओर एक कुशन जैसा सदमे अवशोषक बनाता है। Reticular tissue. इस ऊतक की कोशिकाएं तारे के आकार की होती हैं और एक नेटवर्क जैसी संरचना बनाती हैं। फाइबर रेटिकुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। यह तिल्ली, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल और अन्य अंगों में पाया जाता है। यह शरीर में लिम्फोइड ऊतकों के गठन के लिए जिम्मेदार है। रक्त कोशिकाओं का गठन अस्थि मज्जा में जालीदार ऊतक द्वारा सहायता प्राप्त है। Dense connective tissue. कोशिकाओं, तंतुओं और फाइब्रोब्लास्ट्स को थोड़े मैट्रिक्स के साथ एक कॉम्पैक्ट तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। ऊतक अभिविन्यास नियमित या अनियमित हो सकता है, जिससे घने नियमित और घने अनियमित ऊतकों को जन्म मिलता है। नियमित संयोजी ऊतक जो घने होते हैं, कोलेजन फाइबर के कई समानांतर बंडलों के बीच निहित होते हैं। कोलेजन फाइबर की पंक्तियों को देखा जा सकता है। टेंडन और स्नायुबंधन उदाहरण हैं। कंडरा, ये सफेद रेशेदार ऊतक हैं। फाइब्रोब्लास्ट लगभग लगातार व्यवस्थित होते हैं। यह कठोर और लोचहीन है। यह एक स्नायुबंधन है, जो कंकाल की मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। स्नायुबंधन पीले लोचदार ऊतक से बने होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट्स बिखरे हुए हैं। यह एक कठिन लेकिन व्यवहार्य ऊतक है। यह एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। घने, अनियमित संयोजी ऊतक, फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर, मुख्य रूप से कोलेजन, इसमें अलग-अलग उन्मुख होते हैं। ये ऊतक हैं, जो त्वचा को बनाते हैं। Specialized connective tissue. संयोजी ऊतक की विशेषज्ञता संयोजी ऊतक को संदर्भित करती है, जिसे एक विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इसमें हड्डी, उपास्थि और लसीका शामिल हैं।
हड्डी, कंकाल ऊतक का एक प्रकार। यह शरीर के संरचनात्मक समर्थन के रूप में कार्य करता है। यह कोलेजन के अलावा कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और एक प्रोटीन, ओसिन, के एक कठोर, गैर-व्यवहार्य मैट्रिक्स से बना है। मैट्रिक्स अनुदैर्ध्य नहरों से बना है, जिसे व्रसीयन नहरों के रूप में जाना जाता है। मैट्रिक्स परतों के रूप में मौजूद है, जिसे लैमेला के रूप में जाना जाता है। व्रसीयन नहरों के आसपास लैमेला अर्धचंद्राकार छल्ले के रूप में दिखाई देते हैं। लैकुने तरल पदार्थ से भरे स्थान हैं, जो अंगूठी के आकार के लैमेला के भीतर मौजूद हैं। लैकुने में हड्डी की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें ओस्टियोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। नरम ऊतकों और अंगों को हड्डियों द्वारा समर्थित और संरक्षित किया जाता है। अंग की हड्डियां, जैसे कि पैरों की लंबी हड्डियां, शरीर के वजन का समर्थन करती हैं। वे कंकाल की मांसपेशियों के साथ भी बातचीत करते हैं, जो आंदोलन का उत्पादन करने के लिए उनसे जुड़े होते हैं। कुछ हड्डियों में अस्थि मज्जा रक्त कोशिका उत्पादन की साइट है। Cartilage. यह एक प्रकार का कंकाल ऊतक भी है। यह ऊतक मजबूत और लोचदार है, लेकिन यह हड्डी की तुलना में नरम है। मैट्रिक्स ठोस और व्यवहार्य है, और यह संपीड़न का सामना कर सकता है। उपास्थि कोशिकाएं, जिन्हें चोंड्रोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है, मैट्रिक्स के भीतर छोटे गुहाओं में गिरी होती हैं, जिन्हें वे स्रावित करते हैं। प्रोटीन चोंड्रिन की उपस्थिति लोच के लिए जिम्मेदार है। कोशिकाओं को व्यापक रूप से अलग किया जाता है, और मैट्रिक्स को फाइबर के साथ प्रबलित किया जाता है। यह कशेरुक के भ्रूण कंकाल के लिए जिम्मेदार है। उपास्थि का अधिकांश हिस्सा अंततः हड्डियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। उपास्थि वयस्कों में नाक की नोक, अंगों और हाथों, बाहरी कान के जोड़ों आदि जैसे क्षेत्रों में पाया जा सकता है। यह कशेरुक स्तंभ में आसन्न हड्डियों के बीच भी पाया जा सकता है। Blood. यह प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से बना एक द्रव संयोजी ऊतक है, जो विभिन्न पदार्थों के परिवहन में मुख्य परिसंचारी द्रव और सहायता के रूप में कार्य करता है। यह सबसे नाजुक संयोजी ऊतक है। प्लाज्मा द्रव घटक है, जो लगभग 90% पानी है। शेष 10% में प्रोटीन, लवण, हार्मोन और अन्य सामग्री होती है, जिसका उपयोग पचे हुए भोजन, गैसों, उत्सर्जन उत्पादों आदि के परिवहन के लिए किया जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी, सफेद रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स रक्त कोशिकाओं के उदाहरण हैं। 7.1.3 Muscle tissue. मांसपेशियों के ऊतक अनुबंध और आराम करने की अपनी क्षमता में अद्वितीय हैं, जिससे यह यांत्रिक कार्य करने की अनुमति देता है। मांसपेशियां कई लंबे बेलनाकार तंतुओं से बनी होती हैं, जो समानांतर सरणियों में व्यवस्थित होती हैं। फाइबर कई महीन फाइब्रिल से बने होते हैं, जिन्हें मायोफिब्रिल के रूप में जाना जाता है। उत्तेजित होने पर मांसपेशी फाइबर सिकुड़ जाते हैं। फिर वे आराम करते हैं, और एक समन्वित तरीके से अपनी मूल अनुबंधित स्थिति में लौट आते हैं। उनकी क्रिया शरीर या शरीर के कुछ हिस्सों को पर्यावरण में परिवर्तन को समायोजित करने और शरीर के विभिन्न अंगों की स्थिति को बनाए रखने के लिए स्थानांतरित करने का कारण बनती है।
मांसपेशियों की कोशिकाओं को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: कंकाल, चिकनी और हृदय। कंकाल की मांसपेशी। यह कंकाल की हड्डियों से कसकर जुड़ा हुआ है। वे एक समानांतर पैटर्न में एक साथ बंधे और बंडल किए जाते हैं। मांसपेशी फाइबर के कई बंडल एक कठिन संयोजी ऊतक म्यान में संलग्न होते हैं। उन्हें स्वैच्छिक मांसपेशियों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वे सचेत नियंत्रण में हैं। कोशिकाओं में कई नाभिक होते हैं, और वे असंबद्ध होते हैं। चिकनी मांसपेशियों में कोशिकाएं होती हैं, जो स्पिंडल या फ्यूसिफॉर्म आकार बनाने के लिए दोनों सिरों पर पतली होती हैं। वे धारीदार नहीं हैं। सेल जंक्शन उन्हें एक साथ रखते हैं, और वे एक संयोजी ऊतक म्यान में गिरे होते हैं। कोशिकाएं नाभिक से रहित होती हैं। उन्हें अनैच्छिक मांसपेशियों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उनका कार्य चेतन मन द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। Cardiac muscle. यह एक प्रकार का सिकुड़ा हुआ मांसपेशी ऊतक है, जो केवल हृदय में पाया जाता है। सेल जंक्शन हृदय की मांसपेशियों की कोशिकाओं के प्लाज्मा झिल्ली को जोड़ते हैं, जिससे वे एक साथ चिपक जाते हैं। संचार के जंक्शन। कुछ संलयन बिंदुओं पर इंटरकैलेटेड डिस्क के कारण कोशिकाएं एक इकाई के रूप में अनुबंध कर सकती हैं। इसका मतलब यह है कि जब एक सेल एक संकेत प्राप्त करता है, तो इसके आसपास की कोशिकाएं भी अनुबंध करने के लिए उत्तेजित होती हैं। वे बेकाबू मांसपेशियां हैं। वे शाखित और एक कोशिकीय हैं। लयबद्ध संकुचन और इन मांसपेशियों का विश्राम पूरे जीवन में होता है। 7.1.4 Neural tissue. तंत्रिका ऊतक तंत्रिका आवेग चालन के लिए विशिष्ट है, और न्यूरॉन्स के रूप में जाना जाने वाला घनी पैक कोशिकाओं से बना है। न्यूरॉन्स पूरे मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसों में वितरित किए जाते हैं। न्यूरोग्लियल कोशिकाएं न्यूरॉन्स की रक्षा और समर्थन करती हैं। न्यूरोग्लिया हमारे शरीर में तंत्रिका ऊतक की मात्रा के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार है। न्यूरॉन 3 भागों से बना है: साइटोन, डेंड्राइट और अक्षतंतु। साइटोन, कोशिका शरीर, जिसमें विशिष्ट गहरे दाग वाले कणों के साथ एक केंद्रीय नाभिक और साइटोप्लाज्म होता है, जिसे निस्ल के कणिकाओं के रूप में जाना जाता है। डेंड्राइट, लघु, शाखित साइटोप्लाज्मिक प्रक्रियाओं का एक एकल या एक समूह। वे रिसेप्टर्स या अन्य न्यूरॉन्स से आवेग प्राप्त करते हैं, और उन्हें साइटोन में भेजते हैं। एक्सॉन, एक एकल लंबी प्रक्रिया जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आवेगों का संचालन करती है। तंत्रिका तंतुओं को माइलिनेटेड किया जा सकता है या नहीं। जब एक न्यूरॉन उत्तेजित होता है, तो एक विद्युत आवेग उत्पन्न होता है, जो तेजी से प्लाज्मा झिल्ली के साथ यात्रा करता है। जब यह आवेग न्यूरॉन के सिरों तक पहुंचता है, तो यह उन घटनाओं को सेट करता है, जो पड़ोसी न्यूरॉन्स को उत्तेजित या बाधित करते हैं। 7.2 Organ and organ system. शरीर के मूल ऊतक प्रकार अंगों को बनाने के लिए विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित होते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में, ऐसे अंगों का एक समूह तब अंग प्रणालियों को बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। ऊतकों, अंगों और अंग प्रणालियों में शरीर का संगठन शरीर को अधिक कुशलता से कार्य करने के लिए आवश्यक है।
यह एक जीव में शामिल लाखों कोशिकाओं की गतिविधियों के बेहतर समन्वय में भी सहायता करता है। हमारे शरीर का हर अंग एक या अधिक प्रकार के ऊतकों से बना होता है। उदाहरण के लिए, हमारा दिल सभी 4 प्रकार के ऊतकों से बना है: उपकला, संयोजी, मांसपेशियों और तंत्रिका। अंगों और अंग प्रणालियों की जटिलता एक स्पष्ट प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है, जिसे विकासवादी प्रवृत्ति के रूप में जाना जाता है। 7.3 Earthworm। यह एक स्थलीय अकशेरुकी है, जो लाल भूरे रंग का होता है और नम रेत की ऊपरी परत में रहता है। उन्हें उनके मलजमा द्वारा पहचाना जा सकता है, जिसे कृमि कास्टिंग के रूप में जाना जाता है। 7.3.1 Morphology। केंचुए का शरीर लंबा और बेलनाकार होता है। शरीर को मेटामर्स के रूप में जाना जाने वाला 100 से अधिक छोटे खंडों में विभाजित किया गया है, जो एक दूसरे के समान हैं, संख्या में लगभग 100120। पृष्ठीय रक्तवाहिका को शरीर की पृष्ठीय सतह पर एक अंधेरे मध्य पृष्ठीय रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। उदर सतह जननांग उद्घाटन छिद्रों की उपस्थिति से प्रतिष्ठित है। मुंह और प्रोस्टोमियम पूर्ववर्ती छोर पर स्थित हैं। प्रोस्टोमियम एक लोब है, जो मुंह के कवर के रूप में कार्य करता है। प्रोस्टोमियम में एक संवेदी कार्य होता है, और इसका उपयोग मिट्टी में खुली दरारों को मजबूर करने के लिए एक वेज के रूप में किया जाता है, जिसमें केंचुआ रेंग सकता है। प्रोस्टोमियम एक संवेदी कार्य करता है। मुंह शरीर के पहले खंड में स्थित है, जिसे पेरिस्टोमियम, बुकल कैविटी, के रूप में जाना जाता है। एक परिपक्व कीड़े में, खंड 1416 ग्रंथियों के ऊतकों के एक प्रमुख काले बैंड द्वारा कवर किए जाते हैं, जिसे क्लिटेलम कहा जाता है। शरीर को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: प्रीक्लिटेलर, क्लिटेलर और पोस्टक्लिटेलर। इंटरसेगमेंटल खांचे के वेंट्रोपार्श्व पक्षों पर शुक्राणु थेकल एपर्चर के 4 जोड़े हैं, यानी ये वे और वे सेगमेंट के बीच मौजूद हैं। एक एकल महिला जननांग छिद्र 14वें खंड की मध्य उदर रेखा में पाया जा सकता है। पुरुष जननांग छिद्रों की एक जोड़ी 18वें खंड के वेंट्रोपार्श्व पक्षों पर पाई जा सकती है। शरीर की सतह पर कई छोटे और छोटे छिद्र खुलते हैं, जिन्हें नेफ्रिडियोपोर्स के रूप में जाना जाता है। नेफ्रिडियोपोर्स एक नेफ्रिडियोपोर एक उत्सर्जक अंग है, जो कई जीवों में पाया जाता है, जिसमें फ्लैटवर्म और एनेलिड्स शामिल हैं। प्रत्येक शरीर खंड में एस आकार के सेटे की पंक्तियां होती हैं। सेटे शरीर के पहले, अंतिम और क्लिटेलम खंडों से अनुपस्थित हैं। वे प्रत्येक खंड के केंद्र में एपिडर्मल गड्ढों में एम्बेडेड पाए जा सकते हैं। सेटे में विस्तारित या वापस लेने की क्षमता है। उनका प्राथमिक कार्य हरकत है। 7.3.2 Anatomy। केंचुए के शरीर की दीवार को बाहर से एक पतली गैर-सेलुलर छल्ली द्वारा संरक्षित किया जाता है, जिसके बाद एपिडर्मिस, 2 मांसपेशी परतें, गोलाकार और अनुदैर्ध्य, और एक आंतरिक कोइलोमिक एपिथेलियम होता है। Digestive system। आहार नली एक सीधी ट्यूब है, जो शरीर की शुरुआत से अंत तक चलती है। ट्यूब के अंत में एक मुंह गुच्छेदार गुहा, वंथरी खंड, में खुलता है। इसके बाद पेशी ग्रसनी होती है। 5वें और 7वें खंडों के बीच,
एक छोटा अन्न प्रणाली है। यह एक पेशी गिजार्ड 8-9 खंडों में प्रगति करता है। पेट खंड 9 और 14 के बीच स्थित है। केंचुआ सड़ती हुई पत्तियों और कार्बनिक पदार्थों को खाता है जो मिट्टी के साथ मिलाया गया है। पेट में कैल्सीफेरस ग्रंथियां होती हैं। वे ह्यूमस में पाए जाने वाले ह्यूमिक एसिड को बेअसर करने के लिए कार्य करते हैं। आंत 15वें खंड से शुरू होती है और अंतिम खंड पर समाप्त होती है। 26वें खंड पर आंत से छोटी और शंक्वाकार आंतों के की एक जोड़ी निकलती है। पृष्ठीय दीवार की एक आंतरिक माध्य तह की उपस्थिति, जिसे टाइफ्लोसोल के रूप में जाना जाता है। 26वें खंड पिछले 23वें खंडों को छोड़कर के बाद आंत की एक विशिष्ट विशेषता है। यह आंत में प्रभावी अवशोषण क्षेत्र का विस्तार करता है। आहार नली बाहरी दुनिया के लिए एक छोटे गोल एपर्चर के माध्यम से सुलभ है, जिसे गुदा के रूप में जाना जाता है। अंतर्ग्रहण मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं। यह पाचन तंत्र के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है। पाचन एंजाइम जटिल भोजन को पाचन तंत्र में छोटी अवशोषित इकाइयों में तोड़ देते हैं। इन सरल अणुओं को अवशोषित किया जाता है और आंतों की झिल्ली के माध्यम से उपयोग किया जाता है। Circulatory system. फेरेटिमा में एक बंद रक्त संवहनी प्रणाली होती है जो रक्त वाहिकाओं, केशिकाओं और हृदय से बनी होती है। यह एक बंद संचार प्रणाली को प्रदर्शित करता है, जिसका अर्थ है कि रक्त हृदय और रक्त वाहिकाओं तक ही सीमित है। संकुचन रक्त को केवल एक दिशा में प्रवाहित करता है। छोटी रक्त वाहिकाएं ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को आंत, तंत्रिका कॉर्ड और शरीर की दीवार तक ले जाती हैं। रक्त ग्रंथियां चौथे, पांचवें और छठे खंडों पर पाई जा सकती हैं। वे रक्त कोशिकाओं और हीमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। रक्त प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन होता है, जो घुल जाता है। रक्त कोशिकाएं स्वाभाविक रूप से फागोसाइटिक होती हैं। केंचुओं में विशेष श्वास उपकरण नहीं होता है। श्वसन विनिमय नम शरीर की सतह के माध्यम से होता है। गैसों को नम त्वचा के माध्यम से सीधे रक्त प्रवाह में आदान प्रदान किया जाता है। Excretory system. केंचुओं के उत्सर्जन अंगों को नेफ्रिडिया, सिंक, नेफ्रिडियम के रूप में जाना जाता है। वे खंडबद्ध कुंडलित नलिकाएं हैं। वे सेप्टल नेफ्रिडिया, इंटेगुमेंटरी नेफ्रिडिया और ग्रसनी नेफ्रिडिया तीन प्रकार के नेफ्रिडिया हैं। सेप्टल नेफ्रिडिया, ये सेगमेंट 15 पर अंतिम इंटरसेगमेंटल सेप्टा में पाए जाते हैं। वे दोनों तरफ पाए जा सकते हैं। वे आंत तक पहुंच की अनुमति देते हैं। इंटेगुमेंटरी नेफ्रिडिया, ये शरीर की दीवार के अस्तर से खंड 3 से शरीर की सतह पर खुलने वाले अंतिम खंड तक जुड़े होते हैं। ग्रसनी नेफ्रिडिया, ये चौथे, पांचवें और छठे खंडों में 3 युग्मित तफ्त के रूप में दिखाई देते हैं। इन विभिन्न प्रकार के नेफ्रिडिया की संरचना अनिवार्य रूप से समान है। नेफ्रिडिया शारीरिक तरल पदार्थों की मात्रा और संरचना को विनियमित और संशोधित करता है। एक नेफ्रिडियम एक फनल के रूप में शुरू होता है। यह कोइलोमिक कक्ष से अतिरिक्त तरल पदार्थ को हटा देता है। फनल एक ट्यूबलर घटक से जुड़ता है। यह अपशिष्ट को पाचन ट्यूब में ले जाता है।
Nervous system. यह गैंग्लिया से बना है, जो उदर युग्मित तंत्रिका कॉर्ड पर खंडों में व्यवस्थित होता है। तंत्रिका कॉर्ड पूर्ववर्ती क्षेत्र, तीसरे और चौथे खंड में विभाजित होती है। यह फिर ग्रसनी के चारों ओर लपेटता है। अंत में, यह पृष्ठीय सेरेब्रल गैंग्लिया को एक तंत्रिका अंगूठी बनाने के लिए जोड़ता है। सेरेब्रल गैंग्लिया, तंत्रिका अंगूठी में अन्य नसों के साथ संवेदी इनपुट को एकीकृत करता है। वे शरीर की मांसपेशियों की प्रतिक्रियाओं को भी नियंत्रित करते हैं। संवेदी प्रणाली में ऐसे अंग शामिल हैं, जो प्रकाश और स्पर्श के प्रति संवेदनशील हैं। वे रिसेप्टर कोशिकाओं के रूप में मौजूद हैं। वे प्रकाश तीव्रता के बीच अंतर करते हैं और जमीन के कंपन की धारणा में सहायता करते हैं। कोई आंखें नहीं हैं। कीड़े में कीड़े के पूर्ववर्ती भाग में विशेष केमोसेप्टर्स, स्वाद रिसेप्टर्स, होते हैं, जो रासायनिक उत्तेजनाओं का जवाब देते हैं। Reproduction. केंचुआ हर्मैफ्रोडाइट, उभयलिंगी, है, जिसका अर्थ है कि वृषण और अंडाशय दोनों एक ही व्यक्ति में मौजूद हैं। 10वें और 11वें खंड में वृषण के 2 जोड़े हैं। उनका वासा डेफेरेंटिया 18वें खंड तक फैला हुआ है, जहां वे प्रोस्टेटिक वाहिनी से जुड़ते हैं। सहायक ग्रंथियों को 2 समूहों में विभाजित किया गया है। वे 17वें और 19वें खंड में पाए जा सकते हैं। आम प्रोस्टेट और स्पर्मेटिक डक्ट वासा डेफेरेंटिया है। यह पुरुष जननांग छिद्रों की एक जोड़ी के माध्यम से बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। ये छिद्र 18वें खंड के वेंट्रोपार्श्व पक्ष पर पाए जा सकते हैं। शुक्राणुओं के 4 जोड़े हैं। वे खंड 6 से 9 में पाए जा सकते हैं। प्रत्येक खंड में शुक्राणु की एक जोड़ी होती है। सहवास के दौरान वे शुक्राणु प्राप्त करते हैं और संग्रहित करते हैं। शुक्राणु मादा या हेर्मैफ्रोडाइट जानवरों में पाया जाने वाला एक थैली या रिसेप्टेक। साथी के शुक्राणु को इस थैली में तब तक संग्रहित किया जाता है जब तक कि अंडे निषेचित होने के लिए तैयार न हों। अंडाशय की एक जोड़ी 12वें और 13वें खंडों के बीच अंतरखंड सेप्टम में पाई जा सकती है। अंडाशय के नीचे स्थित डिंबग्रंथि फनल में खुलते हैं। डिंबग्रंथि फनल डिंबवाहिनी से जुड़ते हैं। वे बाद में 14वें खंड पर एक एकल औसत महिला जननांग छिद्र बनाने के लिए उदर पक्ष पर फ्यूज और खोलते हैं। संभोग के दौरान 2 कीड़े के बीच शुक्राणु का पारस्परिक आदान प्रदान होता है। एक कीड़े को दूसरे की खोज होती है। संभोग तब होता है जब कीड़े के गोनाडल उद्घाटन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। शुक्राणु इन गोनाडल उद्घाटनों को दिया गया नाम है। उनका उपयोग शुक्राणु पैकेट के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। क्लिटेलम ग्रंथियां कोकून उत्पन्न करती हैं। परिपक्व शुक्राणु और अंडे की कोशिकाओं, साथ ही पोषक तरल पदार्थ, इन कोकून में जमा होते हैं। कोकून के अंदर निषेचन और ओवा विकास होता है। उसके बाद कोकून को मिट्टी में छोड़ दिया जाता है। निषेचित ओवा तब कीड़े के कोकून के साथ गिर जाता है। कोकून वह जगह है जहां कीड़े भ्रूण विकसित होते हैं। प्रत्येक कोकून लगभग 3 सप्ताह के बाद 2 से 20 बच्चे के कीड़े पैदा करता है। औसतन 4 का उत्पादन किया जाता है। लार्वा के गठन के बिना केंचुए सीधे विकसित होते हैं।
केंचुओं को किसान के दोस्त के रूप में भी जाना जाता है। यह इस तथ्य के कारण है कि वे मिट्टी में बिलों को खोदते हैं, जो इसे छिद्रपूर्ण बनाता है। यह विकासशील पौधों की जड़ों को प्रवेश करने और सांस लेने की अनुमति देता है। वर्मी कंपोस्टिंग को केंचुओं के उपयोग के माध्यम से पूरा किया जाता है। इस विधि में केंचुओं का उपयोग कार्बनिक पदार्थों और मिट्टी को तोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। वे मछली पकड़ने में चारा के रूप में उपयोग किए जाते हैं। 7.4 Cockroach. वे फाइलम आर्थ्रोपोडा में क्लास इंसेक्टा के भूरे या काले शरीर वाले जीव हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लाल, पीले और हरे रंग के चमकीले रंग के तिलचट्टे पाए गए हैं। उनकी लंबाई 0.76 सेमी है। उनके पास लंबे एंटीना, पैर और ऊपरी शरीर की दीवार का एक सपाट विस्तार है, जो उनके सिर को छुपाता है। वे निशाचर सर्वाहारी हैं, जो नम वातावरण पसंद करते हैं। वे घरों में प्रवेश करते हैं और रोग वेक्टर के रूप में कार्य करते हैं। 7.4.1 Morphology. तिलचट्टे की सबसे आम प्रजाति पेरिप्लानेटा अमेरिकाना है, जिसकी लंबाई 3354 मिमी है। पुरुषों के पंख पेट से परे फैले हुए देखे जाते हैं। उनके शरीर को 3 अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: सिर, वक्ष और पेट। पूरे शरीर को एक एक्सोस्केलेटन द्वारा संरक्षित किया जाता है। यह कठिन है और चिटिन से बना है। स्क्लेराइड्स एक पतली और लचीली आर्टिकुलर झिल्ली से जुड़े प्रत्येक खंड में कठोर एक्सोस्केलेटन प्लेटें। आर्थ्रोडियल झिल्ली पतली और लचीली झिल्ली जो प्रत्येक खंड के स्क्लेराइड को जोड़ती है। टेरगेट्स स्क्लेराइड्स पृष्ठीय रूप से पाए जा सकते हैं। स्क्लेराइड उदर रूप से पाए जाते हैं। Head. यह आकार में त्रिकोणीय है, अनुदैर्ध्य शरीर अक्ष के समकोण पर पूर्ववर्ती स्थित है और 6 खंडों के संलयन से बनता है। लचीली गर्दन के कारण उसके पास सभी दिशाओं में उत्कृष्ट गतिशीलता है। सिर कैप्सूल पर यौगिक आंखों की एक जोड़ी पाई जा सकती है। एंटीना आंखों के सामने झिल्लीदार सॉकेट से विकसित होते हैं। एंटेना में संवेदी रिसेप्टर्स पर्यावरण में परिवर्तन का पता लगाते हैं। सिर के पूर्ववर्ती छोर पर मुंह के हिस्सों में काटने और चबाने के लिए विशेष उपांग होते हैं। मुंह के हिस्सों में एक लैब्रम, ऊपरी होंठ, 2 जबड़ा, 2 मैक्सिल और 1 लैबियम, निचला होंठ, होता है। मुंह के हिस्सों द्वारा घेरे गए गुहा के भीतर एक औसत लचीला लोब है, जो जीभ, हाइपोफेरिंक्स, के रूप में कार्य करता है। वक्ष को 3 खंडों में विभाजित किया गया है: प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। गर्दन सिर को वक्ष से जोड़ती है। गर्दन एक छोटा प्रोथोरेसिक विस्तार है। प्रत्येक थोरैसिक सेगमेंट में 2 चलने वाले पैर होते हैं। पंखों के 2 जोड़े हैं। पहली जोड़ी मेसोथोरैक्स से विकसित होती है, जबकि दूसरी मेटाथोरैक्स से विकसित होती है। टेगमीना, तिलचट्टे की सिलाई या मेसोथोरेसिक पंख। वे अंधेरे, अपारदर्शी और चमड़े के हैं। जब आराम होता है, तो वे पिछले पंखों को कवर करते हैं। हिंद पंखों को मेटाथोरेसिक पंखों के रूप में जाना जाता है। वे झिल्लीदार और पारदर्शी हैं,
और उनका उपयोग उड़ान में किया जाता है। पेट को 10 खंडों में विभाजित किया गया है। मादाओं में नाव के आकार का 7वां उरोस्थी होता है। 7वीं, 8वीं और 9वीं उरोस्थना एक ब्रूड या जनांग थैली बनाती है। ब्रूड के पूर्ववर्ती भाग में मादा गोनोपोर, शुक्राणु छिद्र और संपार्श्विक ग्रंथियां होती हैं। पुरुषों के पेट के पीछे एक जनांग थैली या कक्ष होता है। जनांग थैली 9वें और 10वें टेरगा द्वारा पृष्ठीय रूप से बंधी हुई है। 9वां उरोस्थी जनांग थैली को उदर रूप से जोड़ता है। गुदा पृष्ठीय क्षेत्र में स्थित है। पुरुष जनांग छिद्र उदर क्षेत्र में स्थित है। थैली में गोनापोफिसिस भी पाया जाता है। नर में छोटी, धागे जैसी गुदा शैलियों की एक जोड़ी होती है। वे महिलाओं में मौजूद नहीं हैं। गुदा सेरसी, पुरुषों और महिलाओं दोनों के 10वें खंड पर पाए जाने वाले संयुक्त फिलामेंटस संरचनाओं की एक जोड़ी। 7.4.2 Anatomy। पाचन तंत्र। आहार नली को 3 खंडों में विभाजित किया गया है, अग्रभाग, मिडगट और हिंदांत। फोरगट, इसमें निम्नलिखित अनुभाग होते हैं। मुंह, यह एक छोटे ट्यूबलर ग्रसनी की ओर जाता है। ग्रसनी संकीर्ण ट्यूबलर अन्न प्रणाली से जुड़ा हुआ है। फसल एक थैली जैसी संरचना है, जो अन्न प्रणाली में खुलती है। फसल, अन्न प्रणाली के अंत में एक थैली जैसी संरचना। इसका उपयोग भोजन रखने के लिए किया जाता है। गिजार्ड या प्रोवेंट्रिकुलस फसल के बाद आता है। इसमें मोटी गोलाकार मांसपेशियों की एक बाहरी परत और मोटी छल्ली की एक आंतरिक परत होती है, जो दांत नामक 6 अत्यधिक चिटिनस प्लेटें बनाती है। गिजार्ड खाद्य कणों को पीसने में सहायता करता है। छल्ली पूरे अग्रभाग को रेखाबद्ध करती है। मिडगट 6-8 अंधे नलिकाओं से बना होता है, जिन्हें हेपेटिक या गैस्ट्रिक केके के रूप में जाना जाता है। यह अग्रभाग और मिडगट के जंक्शन पर पाया जाता है। यह पाचक रस का उत्पादन करता है। मालपीगियन नलिकाएं, मिडगट हिंडगट जंक्शन पर पाए जाने वाले 100150 पीले रंग के पतले फिलामेंटस नलिकाओं की एक अंगूठी। वे हेमोलिम्फ से उत्सर्जन उत्पादों के उन्मूलन में सहायता करते हैं। हेमोलिम्फ, कशेरुक में रक्त के समान एक तरल पदार्थ जो पशु के ऊतकों के साथ सीधे संपर्क में रहते हुए आर्थ्रोपोड शरीर के भीतर घूमता है। यह द्रव प्लाज्मा से बना होता है, जिसमें हेमोसाइट्स के रूप में जानी जाने वाली हेमोलिम्फ कोशिकाएं निलंबित हो जाती हैं। हिंदगुट, यह मिडगट से बड़ा है। इसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, इलियम, बृहदांत्र और मलाशय। मलाशय गुदा के माध्यम से पहुंचा जाता है। Alimentary canal of cockroach। रक्त संवहनी प्रणाली संचार प्रणाली। तिलचट्टे में एक खुली संचार प्रणाली होती है। हेमोकोल खराब विकसित रक्त वाहिकाओं का एक समूह है, जो केंद्रीय गुहा में खुलता है। हेमोकोल में आंत के अंग होते हैं। वे हेमोलिम्फ से घिरे होते हैं, और इसके साथ सीधा संपर्क करते हैं। हेमोलिम्फ का कोई रंग नहीं होता है। यह प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन से बना है। प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन दोनों रंगहीन हैं। हृदय एक लंबी मांसपेशियों वाली ट्यूब है, जो वक्ष और पेट की मध्य पृष्ठीय रेखा के साथ चलती है।
यह 13 फनल के आकार के कक्षों से बना है। ओस्टिया दोनों तरफ पाया जा सकता है। साइनस से ओस्टिया के माध्यम से रक्त हृदय में प्रवेश करता है। फिर इसे एक बार फिर साइनस में पंप किया जाता है। ओस्टिया, दिल के प्रत्येक कक्ष के पीछे के छोर पर स्लिट जैसी ओपनिंग की एक जोड़ी। यह रक्त को हृदय में प्रवाहित करने की अनुमति देता है। Respiratory system. यह श्वासनली के समान ट्यूबों का एक नेटवर्क है, जो छोटे छेदों के 10 जोड़े में समाप्त होता है, जिन्हें स्पाइराकल के रूप में जाना जाता है। ये स्पाइराकल पार्श्व रूप से पाए जा सकते हैं। स्पाइराकल कुछ जानवरों की प्रजातियों में पाए जाने वाले श्वसन प्रणाली के बाहरी उद्घाटन हैं। वे कीड़े, मकड़ियों और कुछ मछली और व्हेल प्रजातियों में पाए जाते हैं। स्पाइराकल आंतरिक श्वसन अंगों को ऑक्सीजन के वितरण में सहायता करते हैं। आंतरिक श्वसन अंग जानवरों के बीच भिन्न होते हैं, जैसे व्हेल में फेफड़े और कीड़ों में श्वासनली। ट्रेकोल, श्वासनली शाखाएं ट्यूब जो हवा से शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। प्रसार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। स्फिंक्टर्स, मांसपेशियों जैसे ऊतक जो मुंह के उद्घाटन को नियंत्रित करते हैं। Excretory system. उत्सर्जन मालपिगियन नलिकाओं द्वारा किया जाता है, जो ग्रंथियों और सिलिएटेड कोशिकाओं द्वारा पंक्तिबद्ध होते हैं। वे नाइट्रोजनयुक्त अपशिष्ट को अवशोषित करते हैं और इसे यूरिक एसिड में परिवर्तित करते हैं, जो हिंदगट के माध्यम से उत्सर्जित होता है। नतीजतन, इस कीट को यूरिकोटेलिक के रूप में जाना जाता है। वसा शरीर, नेफ्रोसाइट्स और यूरेकोज ग्रंथियां सभी मालपिगियन नलिकाओं के उत्सर्जन में सहायता करती हैं। Nervous system. यह गैंग्लिया की एक श्रृंखला से बना है। ये गैंग्लिया खंडीय रूप से व्यवस्थित और जुड़े हुए हैं। उदर पक्ष पर, वे युग्मित अनुदैर्ध्य संयोजी से जुड़े होते हैं। वक्ष में 3 गैंग्लिया होते हैं। पेट में 6 गैंग्लिया होते हैं। तिलचट्टे का तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में वितरित किया जाता है, जिसमें तंत्रिका तंत्र सिर और शरीर के उदर, पेट साइड हिस्से के बीच विभाजित होता है। नतीजतन, भले ही तिलचट्टे का सिर कट जाए, यह 1 सप्ताह तक जीवित रह सकता है। मस्तिष्क को सिर क्षेत्र में सुप्राओसोफेजियल गैंग्लियन द्वारा दर्शाया जाता है, जो एंटीना और यौगिक आंखों को नसों की आपूर्ति करता है। सुप्रासोफेगल गैंग्लियन, इस संरचना को आर्थ्रोपोड मस्तिष्क या माइक्रोब्रेन के रूप में भी जाना जाता है। यह आर्थ्रोपोड के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का पहला हिस्सा है, खासकर कीड़ों में। इंद्रियों में एंटीना, आंखें, मैक्सिलरी पैल्प्स, लेबियल पैल्प्स, गुदा सेरसी और इतने पर शामिल हैं। यौगिक आंखें, ये सिर की पृष्ठीय सतह पर पाए जाते हैं। प्रत्येक आंख लगभग 2000 हेक्सागोनल ओमाटिडिया, सिंक, ओमेटिडियम से बनी होती है। ये ओमाटिडिया एक वस्तु की कई छवियों को प्राप्त करने में तिलचट्टे की सहायता करते हैं। इसे मोज़ेक दृष्टि के रूप में जाना जाता है। इसमें उच्च संवेदनशीलता है, लेकिन कम रिजोल्यूशन है। यह रात में विशेष रूप से संवेदनशील होता है। नतीजतन, इसे निशाचर दृष्टि के रूप में जाना जाता है। ओमाटिडिया, आर्थ्रोपोड्स की यौगिक आंखें जैसे कीड़े, क्रस्टेशियन और मिलीपेड
ओमैटिडियम एकवचन रूप है। प्रत्येक ओमैटिडियम फोटोरिसेप्टर कोशिकाओं के एक समूह से बना होता है, जो समर्थन और वर्णक कोशिकाओं से घिरा होता है। ओमैटिडियम की बाहरी सतह एक पारदर्शी कॉर्निया द्वारा संरक्षित है। Reproduction. तिलचट्टे के दो लिंग होते हैं। दोनों लिंगों के प्रजनन अंग पूरी तरह से विकसित होते हैं। पुरुष प्रजनन प्रणाली, यह दो वरिषण से बना होता है, जो 4वे और 6वे पेट के खंडों के बीच प्रत्येक पार्श्व पक्ष पर होता है। प्रत्येक वरिषण से वास डेफरेंस निकलता है। वास डेफेरेंस सेमिनल पुटिकाओं के माध्यम से स्खलन वाहिनी में प्रवेश करता है। नर गोनोपोर स्खलन वाहिनी के माध्यम से पहुंचता है। पुरुषों में गोनोपोर स्खलन वाहिनी का उद्घाटन है। यह गुदा के उदर पक्ष में स्थित है। सहायक प्रजनन ग्रंथि, एक मशरूम के आकार की ग्रंथि जो 6वे और 7वे पेट के खंडों में पाई जाती है। नर गोनापोफिसिस या फेलोमेरेस बाहरी जननांग का प्रतिनिधित्व करते हैं। फलोमेरे, एक चिटिनस विषम संरचना जो नर गोनोपोर को घेरती है। शुक्राणुओं को बंडलों में एक साथ चिपकाया जाता है और सेमिनल पुटिकाओं में संग्रहीत किया जाता है। इन बंडलों को शुक्राणुओं के रूप में जाना जाता है। उन्हें सहवास के दौरान निष्कासित कर दिया जाता है। शुक्राणु के झुरमुट होते हैं, जो एक साथ चिपक जाते हैं और स्खलन के दौरान जारी होते हैं। महिला प्रजनन प्रणाली, यह दो बड़े अंडाशय से बना होता है, जो दूसरे से छठे पेट के खंडों में पार्श्व रूप से स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय 8 डिंबग्रंथि नलिकाओं से बना होता है। इन डिंबग्रंथि नलिकाओं को ओवेरियूल्स के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक अंडाकार विकासशील अंडाशय की एक श्रृंखला से बना होता है। प्रत्येक अंडाशय के अंडाकार एक एकल माध्य डिंबवाहिनी बनाने के लिए जुड़ते हैं। इसे योनि के रूप में भी जाना जाता है। यह जननांग कक्ष तक पहुंच प्रदान करता है। जननांग कक्ष शुक्राणु की एक जोड़ी के माध्यम से पहुंचा जाता है। यह छठे खंड में दिखाई देता है। शुक्राणु, महिला प्रजनन पथ में एक थैली जो शुक्राणुओं को संग्रहित करती है। यह विभिन्न प्रकार के निचले जानवरों, विशेष रूप से कीड़ों में पाया जाता है। शुक्राणुओं को शुक्राणुओं के रूप में ले जाया जाता है। निषेचित अंडे कैप्सूल में निहित होते हैं, जिन्हें ओथेका के रूप में जाना जाता है। ओथेका एक बड़ा गहरा लाल से काले भूरे रंग का कैप्सूल है, जो लंबाई में लगभग 8 मिमी मापता है। वे या तो रखे जाते हैं या एक उपयुक्त सतह से जुड़े होते हैं। सतह एक खाद्य स्रोत के करीब होनी चाहिए और इसमें उच्च सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए। मादाएं औसतन 910 ओथेके का उत्पादन करती हैं। प्रत्येक ओथेका में 14 से 16 अंडे होते हैं। अंडे का विकास एक पैरामेटाबोलस प्रक्रिया है। पैरामेटाबोलस विकास एक प्रकार का अपूर्ण कायापलट है, जिसमें एक अप्सरा चरण शामिल होता है। अप्सरा, कुछ कीटों के अपूर्ण कायापलट में एक चरण जिसमें अपरिपक्व रूप वयस्क की तरह दिखता है, लेकिन आकार में छोटा होता है। अप्सरा एक वयस्क के रूप में विकसित होती है। विंग पैड वयस्क चरण से ठीक पहले अप्सरा चरण में मौजूद होते हैं, लेकिन केवल वयस्कों के पंख होते हैं। अधिकांश तिलचट्टे जंगली हैं और उनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। अन्य कीट हैं
जो भोजन को नष्ट और दूषित करते हैं, और अभी भी अन्य विभिन्न जीवाणु रोगों के वेक्टर हैं। 7.5 Frog. मेंढक एक प्रकार के उभयचर कशेरुक हैं। वे फाइलम चोरडेटा के वर्ग एम्फीबिया के सदस्य हैं, और भूमि और मीठे पानी दोनों में रह सकते हैं। राणा तिग्रीना सबसे आम भारतीय प्रजाति है। वे ठंडे खून वाले होते हैं, जिन्हें पोइकिलोथर्म के रूप में भी जाना जाता है। पोइकिलोथर्म ये ऐसे जीव हैं जिनके शरीर का तापमान उनके परिवेश के जवाब में बदलता है। नतीजतन वे एक स्थिर शरीर के तापमान को बनाए नहीं रखते हैं। छलावरण अपने परिवेश के साथ मिश्रण करने और अपने दुश्मनों से छिपने के लिए अपनी त्वचा के रंग को बदलने की क्षमता। मिमिक्री एक जीव का सुरक्षात्मक रंग जो पर्यावरण के साथ मिश्रित होता है और इसे दुश्मन से छिपाता है। एस्टिवेशन गर्मियों के दौरान एक जीव की निष्क्रिय अवस्था। यह गर्मियों की अत्यधिक गर्मी से बचने में जीव की सहायता करता है। गर्मियों की नींद इसका दूसरा नाम है। इस स्तर पर जीव की चयापचय और शारीरिक गतिविधियां अपने सबसे निचले स्तर पर होती हैं। हाइब्रनेशन सर्दियों के दौरान एक जीव की निष्क्रिय अवस्था। यह जीव को सर्दियों की कड़वी ठंड से बचने में सहायता करता है। सर्दियों की नींद इसका दूसरा नाम है। इस स्तर पर जीव की चयापचय और शारीरिक गतिविधियां न्यूनतम होती हैं। 7.5.1 Morphology. बलगम की उपस्थिति के कारण त्वचा चिकनी और फिसलन होती है। यह त्वचा को हर समय नम रखने में सहायता करता है। शरीर का पृष्ठीय पक्ष गहरे अनियमित धब्बों के साथ जैतून का हरा होता है। उदर पक्ष एक हल्का पीला रंग है। मेंढक पानी का सेवन नहीं करता है। इसके बजाय यह इसे त्वचा के माध्यम से अवशोषित करता है। एक मेंढक के शरीर को दो भागों में विभाजित किया गया है, सिर और ट्रंक। कोई गर्दन या पूंछ नहीं है। मुंह के ऊपर नाक की एक जोड़ी होती है। आंखें फैली हुई हैं और एक छिद्रित झिल्ली द्वारा कवर की जाती हैं। निकोटिटिंग झिल्ली पक्षियों, सरीसृपों और कुछ स्तनधारियों में यह एक सफेद या पारभासी झिल्ली है जो एक आंतरिक पलक बनाती है। टाइम्पैनम एक झिल्लीदार संरचना जो आंख के दोनों ओर कान का प्रतिनिधित्व करती है। यह ध्वनि संकेत प्राप्त करने में सक्षम है। अग्रभाग और पिछले अंग चलने, तैरने, छलांग लगाने और बिलों में सहायता करते हैं। पिछले अंग अग्रभाग की तुलना में बड़े और अधिक मांसपेशियों वाले होते हैं। वे सभी 5 अंकों में समाप्त होते हैं। अग्रभाग पिछले अंगों की तुलना में छोटे और कम मांसपेशियों वाले। इन सभी के अंत में 4 अंक होते हैं। पैरों पर जालीदार अंक तैराकी में सहायता करते हैं। मेंढकों के 2 लिंग होते हैं। नर मेंढकों को ध्वनि पैदा करने वाली मुखर थैली और पहले अग्रभाग अंक पर एक मैथुन पैड की उपस्थिति से अलग किया जाता है। 7.5.2 Anatomy. Digestive system. यह एक आहार नली के साथ साथ पाचन ग्रंथियों से बना है। क्योंकि मेंढक मांसाहारी होते हैं, आहार नली छोटी होती है और आंत छोटी होती है। मुंह बुक्कल गुहा में खुलता है, जो ग्रसनी के माध्यम से अन्न प्रणाली की ओर जाता है।
अन्न प्रणाली एक संकीर्ण ट्यूब है। यह पेट से जुड़ता है। पेट के बाद आंत आती है। आंत मलाशय में खुलती है, जो तब क्लोआका के माध्यम से बाहरी दुनिया में खुलती है। क्लोआका पाचन तंत्र के अंत में एक सामान्य कक्ष। इसका उपयोग कशेरुक, अधिकांश स्तनधारियों को छोड़कर, और कुछ अकशेरुकी जीवों में उत्सर्जन और जनांग उत्पादों को छोड़ने के लिए किया जाता है। अग्न्याशय एक पाचन ग्रंथि जो पाचन एंजाइमों से युक्त अग्नाशय के रस का उत्पादन करती है। बिलोबेड जीभ यह भोजन पकड़ने में सहायता करता है। पेट यह अंग गैस्ट्रिक रस और HCl का स्राव करता है। यह भोजन के पाचन में सहायता करता है। चाइम भोजन जो आंशिक रूप से पच गया है और पेट में बनता है। चाइम पेट से ग्रहणी तक यात्रा करता है। ग्रहणी आंत का पहला खंड है। एक सामान्य पित्त नली के माध्यम से यह पित्ताशय की थैली से पित्त और अग्न्याशय से अग्नाशय का रस प्राप्त करता है। अग्नाशय का रस प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, जबकि पित्त वसा को पाइसिफाई करता है। आंत वह जगह है जहां अंतिम पाचन होता है। कई विली और माइक्रोविली पचे हुए भोजन को अवशोषित करते हैं। माइक्रोविली ये कई उंगली जैसे अनुमान हैं जो आंत की आंतरिक दीवार से निकलते हैं। वे अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र को विस्तृत करते हैं। बिना पचा हुआ ठोस अपशिष्ट मलाशय में प्रवेश करता है और क्लोआका के माध्यम से बाहर निकलता है। Respiration in water. पानी में वे त्वचीय श्वसन का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें त्वचा एक जलीय श्वसन अंग के रूप में कार्य करती है। प्रसार त्वचा के माध्यम से पानी में घुलित ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है। Respiration on land. वे फुफ्फुसीय श्वसन का प्रदर्शन करते हैं। श्वसन अंगों में गुच्छा गुहा, त्वचा और फेफड़े शामिल हैं। फेफड़े ट्रंक वक्ष के ऊपरी भाग में स्थित लंबी, गुलाबी थैली जैसी संरचनाओं की एक जोड़ी हैं। नाक के छिद्र हवा को गुच्छेदार गुहा में जाने की अनुमति देते हैं। यह फिर फेफड़ों तक जाता है। श्वसन वाष्पीकरण और हाइब्रनेशन के दौरान त्वचा के माध्यम से होता है। Circulatory system. यह एक बंद प्रकार की संचार प्रणाली और एक लसीका प्रणाली के साथ अच्छी तरह से विकसित है। रक्त संवहनी प्रणाली में हृदय, रक्तवाहिकाएं और रक्त ही होते हैं। लिम्फ चैनल और लिम्फ नोड्स में लसीका प्रणाली शामिल है। हृदय शरीर की ऊपरी गुहा में स्थित एक पेशी संरचना है। यह 3 कक्षों से बना है, 2 अट्रिया और एक वेंट्रिकल। पेरिकार्डियम एक झिल्ली है जो हृदय को घेरती है। दाहिना आलिंद एक त्रिकोणीय संरचना से जुड़ा हुआ है, जिसे साइनस वेनोसस के रूप में जाना जाता है। वेना कावा या प्रमुख नसें हृदय को रक्त की आपूर्ति करती हैं। वेंट्रिकल कोनस आर्टेरियोस को रास्ता देता है। यह एक थैली जैसी संरचना है जो हृदय के उदर पक्ष पर पाई जाती है। धमनियां धमनी प्रणाली हृदय से शरीर के सभी हिस्सों में रक्त का परिवहन करती हैं। नसें शिराप्रक प्रणाली शरीर के विभिन्न हिस्सों से रक्त एकत्र करती हैं और इसे हृदय तक पहुंचाती हैं। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम यकृत और आंत के बीच एक शिराप्रक संबंध। गुर्दे पोर्टल प्रणाली
एक विशेष शिराप्रक कनेक्शन जो गुर्दे को शरीर के निचले हिस्सों से जोड़ता है। रक्त प्लाज्मा और कोशिकाओं से बना होता है। आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं या एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी सफेद रक्त कोशिकाएं या ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स रक्त कोशिकाओं के उदाहरण हैं। आरबीसी न्यूक्लिएटेड होते हैं और इसमें वर्णक हीमोग्लोबिन होता है जो लाल रंग का होता है। लसीका रक्त के समान नहीं है। यह आरबीसी से रहित है और इसमें कुछ प्रोटीन होते हैं। परिसंचरण के दौरान रक्त पोषक तत्वों, गैसों और पानी को उनके संबंधित साइटों पर ले जाता है। रक्त परिसंचरण मांसपेशियों के दिल की पंपिंग क्रिया के कारण होता है। Excretory system. यह शरीर से नाइट्रोजनयुक्त कचरे को खत्म करने के प्रभारी अंग प्रणाली है। यह दो गुर्दे, मूत्रवाहिनी, एक क्लोआका और एक मूत्राशय से बना है। गुर्दे लाल, बीन जैसी संरचनाएं होती हैं, जो कशेरुक स्तंभ के दोनों ओर शरीर के पीछे पाई जाती हैं। नेफ्रॉन गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक गुर्दे में कई नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस नलिकाएं होती हैं। मूत्रवाहिनी ट्यूबुलर संरचनाएं हैं, जो गुर्दे से विकसित होती हैं। वे मूत्रजननांगी नलिकाएं हैं, जो क्लोआका की ओर ले जाती हैं। महिलाओं में ओविडक्ट और मूत्रवाहिनी स्वतंत्र रूप से क्लोआका में खुलते हैं। मूत्राशय, इसकी पतली दीवारें होती हैं और मलाशय के उदर में स्थित होती हैं। मलाशय क्लोआका से भी जुड़ता है। यूरेटेलिक, ऐसे जानवर जो यूरिया के रूप में नाइट्रोजनयुक्त अपशिष्ट का उत्सर्जन करते हैं। एक यूरोटिक जानवर एक मेंढक है। Control and coordination. मेंढकों में यह अत्यधिक विकसित होता है और इसमें तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां दोनों शामिल हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां स्रावी ऊतक जो हार्मोन के रूप में जाने जाने वाले विभिन्न रसायनों को छोड़ते हैं, जो जानवरों में रासायनिक समन्वय का कारण बनते हैं। पिट्यूटरी, थायरॉयड, पैराथायरॉयड, थाइमस, पीनियल बॉडी, अग्नाशयी आइलेट्स, एड्रेनल्स और गोनैड्स मेंढकों में सबसे महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क कपाल तंत्रिकाओं के 10 जोड़े को जन्म देता है। मस्तिष्क को एक बोनी संरचना द्वारा संरक्षित किया जाता है, जिसे क्रैनियम या मस्तिष्क बॉक्स के रूप में जाना जाता है। मस्तिष्क को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: फोरब्रेन, मिडब्रेन और हिंडब्रेन। फोरब्रेन ग्रांड लोब, युग्मित सेरेब्रल गोलार्धों और एक अप्रकाशित डाइएन्सेफ्लोन से बना होता है। मिडब्रेन ऑप्टिक लोब की एक जोड़ी द्वारा प्रतिष्ठित है। सेरिबेलम और मेडुला ओब्लोंगाटा हिंडब्रेन बनाते हैं। मेडुला ओब्लोंगाटा फोरमेन मैग्नम से बाहर निकलता है और रीढ़ की हड्डी में प्रवेश करता है। कशेरुक स्तंभ रीढ़ की हड्डी की रक्षा करता है। भावना के अंग, संवेदी पैपिल्ले। स्वाद के अंग, स्वाद कलियां। गंध के अंग, नाक उपकला। दृष्टि के अंग, आंखें। श्रवण अंग, टाइम्पैनम। आंतरिक कान और आंखें अच्छी तरह से संगठित संरचनाएं हैं। बाकी, संवेदी पैपिला, स्वाद कलियां, नाक उपकला, सेलुलर एकत्रीकरण हैं,
जो तंत्रिका अंत के आसपास बनते हैं। आंखें, खोपड़ी की कक्षा में स्थित संरचनाओं की एक जोड़ी। वे एक इकाई के साथ बुनियादी आंखें हैं। कान, कोई बाहरी कान नहीं है। बाहरी रूप से, टाइम्पैनम को देखा जा सकता है। यह श्रवण अंग के साथ साथ संतुलन या संतुलन का अंग है। Reproduction. उनके पास पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अच्छी तरह से संगठित प्रजनन प्रणाली है। पुरुष प्रजनन प्रणाली में पीले रंग के ओवॉइड वरिषण की एक जोड़ी होती है। वे मेसोर्चियम के माध्यम से गुर्दे के ऊपरी हिस्से से जुड़ते हैं। पेरिटोनियम की दोहरी तह पेट की गुहा को अस्तर करने और पेट के अंगों को कवर करने वाली सीरस झिल्ली को पेरिटोनियम के रूप में जाना जाता है। मेसोर्चियम, पेरिटोनियम फोल्ड जो वरिषण को गुर्दे के ऊपरी हिस्से से जोड़ता है। वासा एफेरेंटिया, वे संख्या में 1012 हैं और वरिषण में उत्पन्न होते हैं। वे बगल से गुर्दे में प्रवेश करते हैं और बिडर की नहर के माध्यम से बाहर निकलते हैं। बोली लगाने वाली नहर, बोली लगाने वाले की नहर एक मेंढक की किडनी के अंदर पाई जाती है। यह कई वासा एफेरेंटिया के माध्यम से वरिषण से शुक्राणु प्राप्त करता है। यह यूरिनोजेनिटल डक्ट से जुड़ता है और क्लोआका में प्रवेश करता है। क्लोआका, एक छोटा मध्य कक्ष जो मल, मूत्र और शुक्राणुओं को बाहर ले जाता है। महिला प्रजनन प्रणाली, यह गुर्दे के पास स्थित 2 अंडाशय से बना है। अंडाशय और गुर्दे का कोई कार्यात्मक संबंध नहीं है। ओविडक्ट, एक ट्यूब जो अंडाशय और क्लोआका को जोड़ती है। यह स्वतंत्र रूप से क्लोआका में खुलता है। एक परिपक्व मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। निषेचन बाहरी है और पानी में होता है। मेंढक जीवन चक्र पूर्ण कायापलट प्रदर्शित करता है, जिसमें एक लार्वा चरण शामिल है। टैडपोल, एक मेंढक का लार्वा चरण। कायापलट के बाद, यह एक वयस्क में बढ़ता है। मेंढक मनुष्यों के लिए फायदेमंद होते हैं, क्योंकि वे कीड़े खाते हैं और फसलों की रक्षा करते हैं। मेंढक पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं, क्योंकि वे खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करते हैं। मनुष्य कुछ देशों में मेंढकों के मांसल पैरों को खाता है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.